नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। शिक्षा से सफलता तक। आज हमने पढ़ा था वीर रस और अभी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं सभी की कुछ। पहला प्रश्न, राजपुत्र कौन सा समास है? द्वंद्व है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है अथवा बहुव्रीहि है? अपने आंसर कमेंट में लिखिए। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं समास की। समास यदि पता करना है कौन सा है तो समस्त पद का विग्रह आवश्यक है। यदि हम राजपुत्र का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, राजा और पुत्र के बीच में एक शब्द आया का, और का आया तो का क्या है? तो का है विभक्ति। संबंधवाचक की विभक्ति है का। संबंध बता रही है राजा और पुत्र के बीच में कि राजा का पुत्र है। तो जहाँ पे विभक्ति हो अथवा जिस समस्त पद में विभक्ति का लोप हो वह समास हमारा तत्पुरुष हो जाता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का जोड़ा होता है अथवा उपमेय उपमान का जोड़ा होता है। बहुव्रीहि में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा पद ही होता है जो प्रधान होता है। दोनों पदों से जो अर्थ बनता है, जो अर्थ बनेगा वो तीसरा पद हो जाएगा, वो तीसरा पद ही प्रधान होता है। तो हमारा इसका उत्तर है तत्पुरुष समास। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ये हमने आज ही पढ़ा है कक्षा में। तो बताइए, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध होगा, उत्साह होगा, भय होगा अथवा शोक होगा? आंसर कमेंट कीजिए। देखिए, क्रोध स्थायी भाव होता है रौद्र रस का, भय होता है भयानक का और शोक होता है करुण रस का। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। हिमालय में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या यण संधि? पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था यदि समास का पता करना हो तो समस्त पद का विग्रह करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार से यदि संधि का पता करना हो तो विच्छेद करना आवश्यक है। संधि का विशेष करेंगे तो करके देखेंगे संधि का विच्छेद। हिमालय बराबर हिम धन आलय। हिम अलग हो गया, आलय अलग हो गया। अभी हिम में जो अंतिम वर्ण है वो आ है और आलय में जो प्रथम वर्ण है वो भी आ है। तो जहाँ पर दो समान स्वर मिलकर उसी स्वर का दीर्घ उच्चारण बनाए वह संधि कौन सी होगी? गुण होगी, वृद्धि होगी, दीर्घ होगी अथवा यण होगी? यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगी। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, तो जहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा आए, बस यही समझ लीजिएगा दीर्घ का अर्थ बड़ा। तो बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यदि आपको इनको विभाजित करना है, इनका संधि विच्छेद करना है तो बिना कुछ भी सोचे समझे सीधा दीर्घ में उठाकर टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। और करके भी देख सकते हैं आप, आधन आ बराबर बड़ा आ ही तो बनेगा। दीर्घ में यही तो पढ़ा आपने, आधन आ बराबर बड़ा, ईधन ई बराबर बड़ी, ऊधन ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो जिसमें बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ की बात करें वो आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राम किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है,
भाववाचक है अथवा द्रव्यवाचक है। तो देखिए, राम है क्या? यदि आप धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो भगवान राम है। यदि आप ऐसे देखेंगे तो एक व्यक्ति का नाम है, और यदि व्यक्ति का नाम होगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि कोई व्यक्ति का नाम भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकता। भाववाचक में तो भाव आता है। द्रव्यवाचक जातिवाचक का भेद है। हिंदी में द्रव्यवाचक का कोई अस्तित्व नहीं है, ये बस जातिवाचक का एक भेद है। संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं हिंदी में, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जातिवाचक का अर्थ होता है जब एक ही प्रकार के बहुत सारे हों। तो क्या एक जगह पे क्या 1000 राम मिल जाएंगे? क्या एक परिवार में कई राम होंगे? क्या एक समाज में कई राम होंगे? जो एक है वो व्यक्तिवाचक और जो अनेक हैं वो जातिवाचक। ये ध्यान में रखिएगा। यदि राम बहुत सारे नहीं होंगे तो ये संज्ञा भी जातिवाचक नहीं होगी। यदि व्यक्ति एक है तो संज्ञा व्यक्तिवाचक हो जाएगी। एक व्यक्ति का नाम आएगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। हाँ, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में दिया जाता है, और जहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया जाए वहाँ पर वो संज्ञा व्यक्तिवाचक न रहकर जातिवाचक हो जाती है। वह विद्यालय जाता है में वह क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है? देख लेते हैं। क्या वह किसी का नाम है? यदि वह किसी का नाम है तो संज्ञा हो जाएगी, और यदि वह नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द है तो नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो आपको पता है ना। नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम, इसलिए वह हमारा सर्वनाम हो जाएगा। विशेषण होते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सुंदर फूल में सुंदर क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि विशेषण होते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। तो अब सबसे पहले ये जानिए कि फूल क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है? कौन सुंदर है? फूल सुंदर है ना। कौन करके उत्तर मिले तो फूल संज्ञा हो जाएंगे, और यदि फूल संज्ञा है तो फूल की विशेषता है कि वह सुंदर है। और जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसको हम क्या कहेंगे? सर्वनाम नहीं कहेंगे ना। संज्ञा तो कह नहीं सकते, संज्ञा की तो बात ही की जा रही है। सर्वनाम नहीं कह सकते क्योंकि सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। क्रिया ये हो नहीं सकता क्योंकि बाकी ही पूरा नहीं है। तो बचता है विशेषण। सुंदर फूल में सुंदर शब्द विशेषण है, विशेषता बता रहा है कि फूल सुंदर है। बच्चे खेल रहे हैं में क्रिया कौन सी है? देखिए, बच्चे तो हमारे जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अब इसमें खेल अलग से कर्म दिया नहीं है, तो खेल रहे हैं पूरी क्रिया हो जाएगी। खेल रहे हैं पूरी क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन सी, खेल रहे हैं। खूब लड़ी मर्दानी में कौन सा रस है? लीजिए, अभी तो पढ़ा था थोड़ी देर पहले।
वीर रस, करुण रस में तो लड़ाई की बात होगी नहीं, वहाँ तो शोक होता है। हास्य रस में तो हंसी होती है, वहाँ भी वीरता की बात नहीं है। यहाँ वीरता बताई जा रही है। खूब लड़ी मर्दानी, इस पंक्ति को पूरा कीजिए कमेंट में। खूब लड़ी मर्दानी पंक्ति को पूरा कीजिए कमेंट में। भयानक रस अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, भयानक रस से मैंने कुछ नहीं दिया। और सही उत्तर हो जाएगा वीर रस। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नीलकमल में कौन सा समास है? तो मैंने पहले ही कहा था समास है, तो विग्रह करके देखेंगे। नीलकमल अर्थात नीला है कमल जो, अथवा नीला है जो कमल। कमल कैसा है? नीला है, नीले रंग का कमल है, अर्थात कमल हो गया हमारा संज्ञा। और नील अथवा नीला क्या हो गया? नीला हो गया हमारा विशेषण। विशेषण के साथ आने वाली संज्ञा को क्या कहेंगे? विशेष्य। और भैया जहाँ विशेषण के साथ विशेष्य का जोड़ा आ जाए, मैंने बताया था जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का जोड़ा आ जाए, अथवा उपमेय और उपमान का जोड़ा आ जाए, तो वहाँ पे समास कौन सा होगा? द्वंद्व होगा क्या, या फिर कर्मधारय होगा? बहुव्रीहि तो नहीं होगा? अभी भाव तो नहीं भूल गए आप? जल्दी से बताइए कमेंट में, कौन सा समास है? द्वंद्व है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, अथवा अव्ययी भाव है? तो देखिए, विशेषण और विशेष का जोड़ा बताता है कर्मधारय समास। इसको भी तत्पुरुष का ही एक भेद माना जाता है। दूध वाला में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो देखिए, प्रत्यय वो हैं जो मूल शब्दों के पीछे लगते हैं। प्रत्यय होते हैं शब्दांश, जो मूल शब्दों के पीछे लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, या अर्थ में विशेषता लाते हैं, या बदलाव लाते हैं। अब आपसे पूछा है प्रत्यय कौन सा है, तो आगे और पीछे तो पता है ना। जो पहले लिखा है वो आगे हो गया, जो बाद में लिखा है वो पीछे हो गया। पहले किसको पढ़ेंगे? जिसको पहले पढ़ा जाएगा वही पहले है, और जिसको बाद में पढ़ा जाएगा वही प्रत्यय हो जाएगा। तो पढ़िए, दूध वाला, अर्थात दूध प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय हो जाएगा वाला। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। अच्छा का विलोम शब्द क्या है? लीजिए, ये तो बच्चों के लेवल का आ गया आपके में, बच्चों का खेल है। इस प्रश्न का उत्तर देना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। अच्छा का विलोम शब्द क्या होगा? श्रेष्ठ होगा, बुरा होगा, छोटा होगा, अथवा कठोर होगा? और उत्तर हो जाएगा अच्छा का बुरा। जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जब मैंने आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ाए थे तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वही आज मैं आपको फिर से दोहराने वाली हूँ। देखिए, जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अग्नि है क्या, नीर है, वायु है, अथवा धरा है? तो देखिए, अग्नि जो पर्यायवाची है ये आपका है। वायु, वायु, समीर, पवन ये हवा के हैं। धरा, पृथ्वी, भूमि ये पृथ्वी के हैं, धरती के कह सकते हैं। किंतु नीर शब्द जो है ये जल का पर्यायवाची है। जल के पर्यायवाची होते हैं नीर, वारि, तोय। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि यदि जल के पर्यायवाची में जा जोड़ देंगे तो कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे, क्योंकि कमल कहाँ जन्म लेता है? जल में, और जा का अर्थ हो जाता है जन्म लेने वाला। तो यदि हम जल के साथ में जा जोड़ देंगे तो जलज हो जाएगा, नीर के साथ में जोड़ देंगे तो नीरज हो जाएगा, बारी के साथ में जा जोड़ेंगे तो बारिज हो जाएगा, और इसी प्रकार से तोय के साथ में जोड़ेंगे तो तोयज हो जाएगा।
इसी प्रकार से जल का एक पर्यायवाची होता है अम्बु। अगर अम्बु के साथ में जा जोड़ेंगे तो अम्बुज हो जाएगा। और इन सभी शब्दों का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। कमल जो सुंदरता का प्रतीक होता है और जल में ही जन्म लेता है। दूसरे मैंने आपको बताया था कि यदि जा की जगह पर हम दा जोड़ देंगे तो दा का अर्थ हो जाता है देने वाला। दा अर्थात दानी, और दानी को क्या कहेंगे? देने वाला। दानी कहते हैं देने वाले को। तो यदि हम जल में दा जोड़ेंगे तो जलद हो जाएगा। किसी भी पर्यायवाची में नीर, वारी, तोय, अम्बु किसी में भी दा जोड़ देंगे तो जल, नीर, वारी, तोय आदि देने वाला हो जाएगा। और जल देने वाले को क्या कहते हैं भैया? जल देने वाले को कहते हैं बादल। तो बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि हम जा ना लगाएं, दा ना लगाएं, हम धी लगा दें। धा में छोटी की मात्रा धी, धी जोड़ देंगे जल के पर्यायवाची के साथ में, चाहे जल हो, नीर हो, वारी हो, अम्ब हो। अगर हम धी जोड़ देंगे तो वो क्रमशः जलधि, नीरधि, वारिधि, अम्बुधि बन जाएंगे। और तब इस धी का अर्थ हो जाएगा अधिपति, अर्थात बहुत सारा, विशाल राशि, जल की विशाल राशि, नीर की विशाल राशि। और ये विशाल राशि जो सबसे बड़ी राशियाँ होती हैं, जल, नीर, वारी, पानी की जितनी भी विशाल राशियाँ होंगी उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहते हैं समुद्र। समुद्र सबसे बड़ी राशि होती है। तो धी जोड़ करके आपके समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। यदि हम जल के पर्यायवाची में जा जोड़ेंगे तो कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे, दा जोड़ेंगे तो बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे, और यदि धी जोड़ देंगे तो समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। आशा है आपको मेरी ट्रिक समझ में आ रही हो। और जल का पर्यायवाची था नीर। राम और श्याम में कौन सा समास है? ये रिसेंटली पढ़ा है हमने, द्वंद्व समास कल ही पढ़ा था, शॉर्ट में पढ़ा था कल द्वंद्व समास। तो देखिए अभी समास पढ़े तो आपको काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं स्पष्ट कर देती हूँ जो बात मैं बराबर बोलती आ रही हूँ आपको पहले ही क्वेश्चन से। यदि समास जानना है तो विग्रह करना आवश्यक है। विग्रह करेंगे, राम और श्याम ये विग्रह है। और शब्द आया, यदि और शब्द आ गया तो उठा के बिना कुछ भी देखे आंखें मूंद कर आप द्वंद्व समास लगा दीजिए। कैसे? राम और श्याम को समस्त पद बनाएंगे तो राम डैश श्याम बन जाएगा, अर्थात राम श्याम। जहाँ पे एक जैसे शब्द ना हो, एक दूसरे के अपोजिट शब्द आए, बीच में डैश हो, बिना कुछ सोचे समझे सीधा द्वंद्व लगा दीजिए। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, किसी भी एक पद की उपयोगिता अधिक नहीं है, दोनों के दोनों पद प्रधान हैं। तत्पुरुष में कारक विभक्तियों का लोप होता है और विग्रह करने पर कारक विभक्तियाँ स्पष्ट हो जाती हैं। द्विगु समास में संख्यावाची पद होता है। प्रथम पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद समूहवाची होता है। बहुब्रीहि समास में, जो कि अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, आज मैं पढ़ाऊँगी उसको। बहुब्रीहि समास में दोनों में से एक भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों पदों का विग्रह करने पर जो अर्थ उत्पन्न होता है वह अर्थ प्रधान होता है। तो यहाँ पे राम और श्याम का समास हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए संधि विच्छेद दिए हैं, आप देख लीजिए। विद्याधनालय, विद्याधनालय, विद्याधनलय और विद्याधनयालय, कौन सा सही होगा? अभी इसमें तो मुझे हिंट देने की भी ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह से। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट में लिखिए, कौन सा होगा इसमें से सही। मैंने आपको बताया था जब बीच में देखना है, बड़ा आ का डंडा दिखे, बड़ी की मात्रा दिखे, बड़ा ऊ की मात्रा दिखे, तो बिना सोचे समझे आपको दीर्घ संधि लगा देनी है। और दीर्घ संधि बनती कैसे है? छोटा अथवा बड़ा, बड़ा अथवा बड़ा, दोनों को मिलाकर बड़ा बनेगा। छोटा बड़ा मिलेगा तो बड़ा बनेगा, बड़ा बड़ा मिलेगा तो बड़ा बनेगा। छोटा
धन छोटा आ मिलेगा तो बड़ा बनेगा, और यदि बड़ा धन छोटा आ मिलेगा तब भी बड़ा ही बनेगा। अब देखिए विद, इसमें तो आ ही नहीं है, ये तो दा पे ख़त्म हो गया। विद अर्थात दा, और दा अर्थात दा स्वर नहीं है ना, व्यंजन है, ये आपका खारिज हो गया। यहीं पे दो है ना विद वाले, बी और डी में, ये दोनों यहीं रद्द हो गए, ना बी वाला आएगा ना डी वाला आएगा। अब देखते हैं विद्या धन लय। तो देखिए विद्या में तो लास्ट में आ आया है, विद्या का अंतिम वर्ण आ है, किंतु लय का प्रथम वर्ण ला है, और ला क्या है, तो ला है आपका व्यंजन, तो ये भी आपका रद्द हो गया। ध्यान में रखिए दीर्घ संधि स्वर संधि का भेद है, अर्थात दो स्वरों की ही संधि होगी, स्वर और व्यंजन की संधि नहीं हो सकती। इसलिए आपका बी, सी और डी तीनों रद्द हो गए और बचा आपका ए। यही आपका सही उत्तर है। विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, और विद्यालय को विच्छेद करेंगे तो विद्याधन आलय हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? देखिए करुण रस कहाँ पे उत्पन्न होता है? जब कोई काव्य पंक्ति पढ़कर या सुनकर मन में शोक की भावना आए, मन में दया की भावना आए, तभी तो करुण रस आता है ना। तो जो स्थायी भाव होगा करुण रस का वो हो जाएगा शोक। हम किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक है, पुरुषवाचक है, प्रश्नवाचक है या संबंधवाचक? तो आपने पढ़े थे सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक जो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं ना, कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। अब अगर देखा जाए तो हम कौन प्रयोग करता है? हम का प्रयोग करता है अथवा वक्ता करता है। अपनी स्वयं की बात करने के लिए वक्ता मैं और हम का प्रयोग करता है। यदि वक्ता एक है अर्थात एक वचन में है तो मैं हो जाएगा, और अगर बहुवचन में है तो हम हो जाएगा। इस प्रकार से हम हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लड़कियां किस वचन का उदाहरण है? बहुत खेल खिलौने प्रश्न आ रहे हैं आपके लिए, आंसर करिए जल्दी से कमेंट में। किस वचन का उदाहरण है? लड़कियां एक वचन का है, बहुवचन का है, और द्विवचन तो हो नहीं सकता क्योंकि हिंदी में द्विवचन होते ही नहीं आते। तो लीजिए इनमें से कोई नहीं हट जाएगा, द्विवचन हट गया। अब आपके लिए 2 ऑप्शन बचे बस, ए और बी। जल्दी से टिक कर दीजिए, ए होगा या बी होगा, जल्दी से आंसर करिए। सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, ये जो चांद बिंदी लगी है ना, तो बिंदी कौन लगाती है? बिंदी लगाती हैं औरतें, मतलब महिलाएं, स्त्रियां बिंदी लगाती हैं। तो यदि आपसे लिंग पूछा जाए तो जिनमें बिंदी आ जाए वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। दूसरा शब्द, यदि बहुत सारी हैं, लड़कियां हैं तो बहुत सारी हैं ना, और जो ज़्यादा की बात करेगा, एक से अधिक की बात करेगा, वो 2 हों, 4 हों, 8 हों, 80 हों, 800 हों, 8000 हों, 8 लाख हों, 8 करोड़ हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक से अधिक है तो बहुवचन हो जाएगा, लड़कियां बहुवचन हो जाएगा। एक वचन होता तो लड़की होता। राम ने फल खाया में कर्ता कौन है? तो सबसे पहले तो ये बताइए कि फल खाया किसने? यदि किसने करके उत्तर मिल गया तो बस कर्ता मिल गया आपका। यदि आपसे पूछा जाए फल खाया किसने, तो आप कहोगे राम ने। अरे भैया जब राम ने खाया तो राम ही तो हुआ कर्ता, कर्ता राम ही होगा। यदि ये कर्ता की बजाय आपसे उद्देश्य पूछ लेता तब भी आंसर यही रहता। हमने पढ़ा था ना, वाक्य के 2 भेद होते हैं, 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। एक वो जो कार्य करता है उसको उद्देश्य कहते हैं, और जिस कार्य करने वाले के विषय में जो भी कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। तो राम हमारा कर्ता है और फल खाया ये हमारा विधेय है। हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? हास्य रस बात किसकी करता है? शोक की करेगा? नहीं, क्योंकि शोक की बात तो करुण रस करता है। क्रोध की करेगा? तो भैया ये भी नहीं करेगा। क्रोध की बात तो रौद्र रस करता है, और भय की बात तो भयानक रस करता है। हास्य रस बात करेगा केवल हास की, तो स्थायी भाव क्या हुआ? हास हो जाएगा। हास का अर्थ है हंसी। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी या हास होता है।
सदा किस प्रकार का अव्यय है? सदा, सदा खुश रहो, सदा सफल हो, सदा प्रसन्न रहो। अरे मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ ही रहता है। तो ये हमारा क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक नहीं है, समुच्चय बोधक भी नहीं है, विस्मयादि बोधक भी नहीं है। सदा शब्द क्रिया विशेषण है और क्रिया विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण के भी प्रकार होते हैं। कालवाचक होता है, स्थानवाचक होता है, रीतिवाचक होता है ना, प्रमाणवाचक होता है। तो ये जो क्रिया विशेषण है ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, समय की बात कर रहा है। सदा मतलब हमेशा, हमेशा खुश रहो, हमेशा स्वतंत्र रहो, प्रसन्न रहो। आंसर है क्रिया विशेषण। पुस्तक का बहुवचन होगा पुस्तकें, पुस्तकें, पुस्तकों, पुस्तक। देखिए पुस्तक तो एक वचन हो गया, तो डी वाला कैंसिल। अब यदि यहाँ पे थोड़ा सा विवाद है, एक्चुअली विवाद नहीं है। यदि सरल रूप में हम देखेंगे तो पुस्तक का बहुवचन जो होगा वो बी ऑप्शन पुस्तकें हो जाएगा। किंतु यदि पुस्तक के साथ में कारकीय बहुवचन आया हो, कारक विभक्ति से जुड़ा हो, तब ये पुस्तकों हो जाएगा कि पुस्तकों को उठाकर रख दो, पुस्तकें अलमारी में रख दो, पुस्तकें यहाँ से उठा लो, पुस्तकें लेकर आओ। किंतु यदि ये कारक से जुड़ गया, कारक से जुड़ गया तो फिर यही हो जाएगा कि पुस्तकों को उठा कर रख दो। फिलहाल आपका सही जो आंसर है वो है बी, पुस्तकें। गाय शब्द का पुल्लिंग क्या है? तो गाय का बछड़ा, बछड़ा को तो गाय नहीं कहेंगे, सांड नहीं होगा, बैल हो जाएगा। बकरा का तो संबंध ही नहीं है कोई, बैल हो जाएगा गाय का पुल्लिंग। बालक का स्त्रीलिंग क्या है? देखिए लड़का का लड़की हो जाएगा, कन्या का बालक हो जाएगा, छात्रा का छात्र हो जाएगा, किंतु बालक का जो स्त्रीलिंग है वो बालिका होगा। कमल का यदि पर्यायवाची पूछा जाए, देखिए पंकज, गुलाब, पुष्प, पत्र। गुलाब एक अलग ही पुष्प है जो बहुत ही सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, बहुत मायने रखता है ये पुष्प। पुष्प फूल का ही पर्यायवाची है। पत्र पत्ते का पर्यायवाची हो जाएगा, अथवा पत्ते को तत्सम में पत्र कहेंगे। शुद्ध संस्कृत निष्ठ भाषा में पत्ता को ही पत्र कहेंगे। पंकज शब्द जो है यह कमल का पर्यायवाची है। नीरज, जरज, पंकज ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। 25वां प्रश्न देखेंगे, दिन का विलोम शब्द क्या होगा? अरे भैया कितनी सरल प्रश्न आ गए आज आपके लिए। दिन का विलोम शब्द रात होता है। अब क्योंकि रात इसमें दिया नहीं है तो रात्रि हो जाएगा। दिवस का रात्रि होता है, दिन का रात होता है, क्योंकि रात दिया नहीं है तो रात्रि हो जाएगा। दशानन कौन सा समास है? विग्रह करके देख लीजिए। दशानन अर्थात 10 हैं आनंद जिसके, और 10 किसके आनंद थे? 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, और जिसमें दोनों पद प्रधान ना होकर, दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो, कोई विशेष अर्थ निकले, उस समास को हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। नहीं भैया ये द्विगु समास नहीं होगा। यदि बहुव्रीहि दिया है तो आपका समास बहुव्रीहि ही होगा, द्विगु इसका आंसर ही गलत है। यदि ये त्रिफला होता, चौराहा होता, तब ये हमारा द्विगु होता, किंतु यदि दशानन है तो ये द्विगु समास गलत है। इसका ध्यान में रखिएगा, द्विगु समास गलत है, बहुव्रीहि समास सही उत्तर होगा। रात दिन में कौन सा समास है? तो देखिए रात और दिन, यदि और लगाकर आंसर मिल रहा है और का लोप हुआ है तो यहाँ पे हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रभु, सेवक, राजा, मंत्री। देखिए सेवक और दास नौकर के पर्यायवाची होते हैं, राजा तो नृप, भूप, नृपति आदि पर्यायवाची होते हैं, तथा मंत्री ही नहीं होगा हमारा। अब बचा हमारा प्रभु, तो ईश्वर का पर्यायवाची हो जाएगा प्रभु।
भयानक रस का स्थायी भाव भय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? लड़का जातिवाचक हो जाएगा, नदी जातिवाचक हो जाएगा, दिल्ली व्यक्तिवाचक हो जाएगा, किंतु मिठास शब्द जो है, मिठाई होता तो जातिवाचक हो जाता, किंतु मिठास है तो भाववाचक हो जाएगा। और इसी के साथ पूरी हुई हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। कल फिर मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। और हाँ भाई, अपने इस चैनल को प्यार देते रहिए बहुत सारा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तथा कमेंट में बताइए अपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, क्योंकि आज के प्रश्न तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल थे। तो कल तक के लिए, कल जब अगली कक्षा में मिलेंगे फिर से मिलेंगे ना। देखते रहिए आपका चैनल आचार शिक्षा केंद्र, शिक्षा से सफलता तक। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। वीडियो में अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।